Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram, Har Har Mahadev. This is here Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best professor, always helping hand to get your degree. That is CA. Friends, welcome back in the India's Fatafat. Today we are going to do India's 113 fair value measurement. One of the very important India's 5 to 10 मिनट में हम इसको खत्म करेंगे। सबसे पहली बात फ्रेंड्स, फेयर वैल्यू मेजरमेंट होता क्या है? तो अगर आप सारे इंडेक्स का समरी देखो तो सबके सबने फेयर वैल्यू मेजरमेंट के ऊपर ही बात किया है। इंडेक्स 109 तो पूरा फेयर वैल्यू मेजरमेंट ही है। सो सारे इंडेक्स इसकी बात करते हैं। इसके लिए इस इंडेक्स को नॉर्मली लास्ट में करना चाहिए, क्योंकि फेयर वैल्यू मेजरमेंट सब जगह काम आ रहा है। तो आपको सबका समरी समझ आ जाएगा अभी कि आखिर फेयर वैल्यू मेजरमेंट का पर्पज क्या है। तो फ्रेंड्स, ये सिंपली बोलता है कि आपको हर एक वैल्यू को, हर एक पर्टिकुलर असेट्स की फेयर वैल्यू निकालनी है, चाहे असेट्स हो या लायबिलिटीज हो, दोनों की आपको क्या निकालना है? फेयर वैल्यू निकालना है। नाउ क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट फेयर वैल्यू? सो सिंपल वर्ड में बोलें तो वट एवर मार्केट प्राइस गोइंग ऑन, बट मार्केट प्राइस कैसा? ये नहीं है जैसे एग्जांपल के लिए सपोज आप कोई फ्लैट परचेज करने गए मुंबई के अंदर, तो जो भी सेल्स पर्सन उसने बोला भाई हमारा फ्लैट जो है 2 करोड़ का है, 2.5 करोड़ का है, वट एवर अमाउंट, तो ये जो है वो फेयर वैल्यू नहीं है। इसका जो एग्जिट प्राइस होगा, माने जिस पर हमारी डील नक्की होने वाली है, वो फेयर वैल्यू है। आप बोलोगे सर वो कैसे हुआ? तो वो ऐसे कि एग्जिट प्राइस जो है जिस पे डील नक्की होगी, इसका मतलब दोनों बायर एंड सेलर एग्री हो जाएंगे कि हाँ इस प्राइस पे हम खरीद सकते हैं, तो वो फेयर वैल्यू होना चाहिए। बायर बोलेगा नहीं मैं तो 1 करोड़ का लूंगा भाई, तो वो भी फेयर वैल्यू नहीं है। सेलर बोलेगा मैं तो 2 करोड़ का बेचूंगा, तो वो भी फेयर वैल्यू। तो इन दोनों का जहां कॉम्बिनेशन होकर डील हो सकती है, दैट इज कॉल्ड एग्जिट प्राइस, दैट शुड बी द फेयर वैल्यू। अब होने को बहुत सारी चीजें इसमें बताई हैं कि इंडेक्स बोलता है कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट के लिए आपके पास फिजिकल उसका अप्रोच होना चाहिए, उसकी मार्केटेबल वैल्यू होनी चाहिए, उसका सब्सटेंस होना चाहिए, फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, कहीं ना कहीं इसका कॉम्बिनेशन बैठना चाहिए, तब जाके आप फेयर वैल्यू को मेजर कर सकते हैं। लेकिन वो सारी बातें एक थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपन बोल सकते हैं, बराबर। सो वो मैटर एक फॉर थ्योरिकल पर्पज हो गया। जैसे कि फिजिकल, मैंने बोला फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए, उसका मैक्सिमाइजेशन वैल्यू होना चाहिए। ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि फेयर वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये फाइनेंशियल विजिबल होना चाहिए, फाइनेंशियल उसमें कुछ टर्म होना चाहिए, तभी फेयर वैल्यू मेजरमेंट का क्वेश्चन आएगा। तो ये सब थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जानना चाहता है कि आखिर फेयर वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे। तो उसके लिए उसने 2 मार्केट दिए। बोला है एक हमारा प्रिंसिपल मार्केट अगर है, मतलब जहां पे उस पर्टिकुलर चीज का ज्यादा ट्रेड हो रहा है, क्योंकि आप आज वैल्यू कैसे निकालोगे? इसमें एग्जांपल आपको फ्लैट का दिया, तो बायर चाहता है कि उसको कम प्राइस में मिल जाए, सेलर चाहता है मैक्सिमम प्राइस में मिले, तो दोनों की मार्केट वैल्यू अलग अलग हो जाएगी, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो एग्जिट प्राइस जहां पे हो रही है, जहां डील हो रही है, वो फेयर वैल्यू है। लेकिन वो डील किस बेस पे निकाली जाए, क्योंकि कई जगह ऐसा हो सकता है कि कोई महंगे में खरीद ले, कई जगह हो सकता है कोई सस्ती में खरीद ले, तो वो दोनों तो फेयर वैल्यू नहीं हो पा रही है। फेयर वैल्यू हमारी ऐसी होनी चाहिए जो सब लोग एक्सेप्ट कर सके, क्योंकि अगर इसने सस्ता खरीद लिया, वो बोलेगा मैं तो फायदे में हूं, मैं तो अच्छा खरीद लिया, तो उसका उसने फेयर वैल्यू पे नहीं खरीदा है। जिसने महंगे में खरीदा, वो सेलर बोलेगा मेरे तो मजे हो गए, मैंने ज्यादा महंगा बेच दिया। तो जो फेयर वैल्यू है दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय ऑल ओवर। तो उन्होंने 2 मार्केट बोले। एक प्रिंसिपल मार्केट, जिसका सिंपल मतलब क्या होता है कि यहां पर ट्रेड ज्यादा हो रहा है, मैक्सिमम ट्रेड हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? वो मैक्सिमम ट्रेड को हम लोग फेयर वैल्यू मानेंगे। अब उसमें भी क्वेश्चन कैसा आ जाता है कि सपोज अगर उसने इंफॉर्मेशन हमको ऐसा दिया है कि फेयर वैल्यू का मेजरमेंट दे हैड गिवन इन सम अदर वे, कि हमारा जो कैश रिसीव है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो इतना होगा, जो कैश रिसीव है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इतना होगा, लेकिन कैश रिसीव के कंपेयर हमको अलग एक्सपेंस भी करना पड़ेगा। तो इंडेक्स 113 बोलता है कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो होने वाला है दैट शुड बी करेक्ट, जो यूनिवर्सल या आप बोल सकते हो ओपन मार्केट के अंदर एक्सेप्ट किया जा सके। तो ऐसे केस में अगर कुछ उसमें एक्सपेंस होने वाला है तो उस एक्सपेंस को माइनस कर दो, लेकिन एक्सपेंस में भी ओनली ट्रांसफर कॉस्ट,
ओनली ट्रांसफर कॉस्ट वी कैन सब्ट्रैक्ट। लेकिन आप बोलोगे सर ट्रांजेक्शन कॉस्ट अगर है कुछ तो नहीं, वो सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सो इन शॉर्ट फेयर वैल्यू आपको निकालना है तो उसके लिए जो सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, व्हाटएवर कैश रिसीव फॉर द असेट्स लेस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, वो हमारी फेयर वैल्यू होगी अगर प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल है तो। लेकिन ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं किया जाएगा। व्हाट इज ट्रांजैक्शन कॉस्ट, यू नो वेरी वेल कि हम जब कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एसेट्स को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, तो हमको कोई स्टैम्प ड्यूटी भरनी पड़ी, कुछ ऐसा भरना पड़ा, तो उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोले। ओके, वेरी गुड। नाउ अगर मार्केट प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल ही नहीं है, उसका ऐसा कोई है ही नहीं कि पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा ट्रेड हो रहा है जिससे हम उसका फेयर वैल्यू पता लगा सके, तो ऐसे केस में जहां ट्रेड हो रहा है वहां पे मैक्सिमाइजेशन वैल्यू, क्योंकि फेयर वैल्यू का ऑब्जेक्टिव है कि मैक्सिमाइज वैल्यू लेनी है, तो जहां पे ट्रेड हो रहा है उसका मैक्सिमाइज वैल्यू ले लो। मैक्सिमाइज वैल्यू कैसे लेंगे, तो उसके लिए आपको देखना है कि नेट आपके अमाउंट कितना रिसीव होने वाला है। व्हाटएवर नेट अमाउंट यू आर गोइंग टू रिसीव, उस नेट अमाउंट जहां ज्यादा है वो मार्केट को हम बेस बनाएंगे। उस मार्केट में बेस बनाने में क्या एक्स्ट्रा याद रखेंगे कि मार्केट वैल्यू ज्यादा है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है, इससे हमको नेट अमाउंट ज्यादा मिल रही है वो पता चल गया। लेकिन बाद में फेयर वैल्यू निकालते टाइम पर व्हाटएवर अमाउंट रिसीव और जो अपन अमाउंट उस एसेट्स को बेचने से ले सकते हैं माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट करनी है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करनी। ओके, सो दो मार्केट अप्रोच हो सकते हैं। एक प्रिंसिपल मार्केट अगर अवेलेबल है तो उसी प्राइस को यूज करना है, लेकिन उसमें से कैश रिसीव जो पर्टिकुलर प्राइस होने वाला है उसमें से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खाली माइनस करेंगे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करना है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, वैल्यू जो निकालेंगे वो हायर अमाउंट कहां रिसीव हो रही है, नेट अमाउंट रिसीव, उसको बेस बना के फिर अपन सब निकालेंगे। ओके, और एक बार हायर अमाउंट आ गई उसके बाद में वापस से फेयर वैल्यू का कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगा, दैट इज व्हाटएवर अमाउंट रिसीव माइनस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नॉट ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ओके फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपके एग्जाम में दो बार क्वेश्चन आया है, नवंबर 18 एंड नवंबर 19। वो हमारी बुक का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैं आपको ये बुक इसलिए ओपन करके रखा हूं, ये देखिए क्वेश्चन 1, सिमिलर क्वेश्चन हमारा नवंबर 18 में एंड नवंबर 19 में आया हुआ है। एक बार रीड कर लेते हैं सो दैट आप एक बार फेयर वैल्यू आपको मिल जाए। असेट्स सोल्ड इन टू डिफरेंट मार्केट एट डिफरेंट प्राइस, राइट। हो सकता है पॉसिबल, जैसे मैंने आपको बताया कि हम एक कोई सस्ता खरीद लिया, कोई महंगा खरीद लिया। हाँ, एट एंटिटी एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन ऑफ द बोथ मार्केट एंड कैन असेस द प्राइस ऑफ दोज मार्केट फॉर द असेट्स एट ऑल मेजर डेट। इन मार्केट ए the price that would be received is 26. Okay, transaction cost in that market is 3 and the cost of transport the assets to that market are 2. So इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए जो प्राइस दिया हुआ है वो 26 का है, और चूंकि उसमें से ये दोनों जो खर्चे हैं उसमें से फेयर वैल्यू अगर हमारा प्रिंसिपल मार्केट हो तो खाली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करेंगे, राइट। लेट्स सी सेकंड, इन मार्केट बी द प्राइस दैट वुड बी रिसीव 25 फॉर द दिस सेम प्रोडक्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन द मार्केट इज 1 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट मार्केट आर 2 रुपीज। ठीक है, you are required to calculate the fair value of assets if market A is principal market. ये देखिए उसने बोल दिया मार्केट A is principal market। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट A को ही बेस बना के फेयर वैल्यू निकालना है। तो सिंपल 26 हमारी वैल्यू हो गई, उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है, ओनली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करनी है। सो आंसर ए में हमारा फेयर वैल्यू कितना हो जाएगा, 26 माइनस 2 इक्वल टू 24। ओके, वेरी गुड। सेकेंड केस देखते हैं। द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स इफ नन ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट, मींस प्रिंसिपल मार्केट नहीं है। प्रिंसिपल मार्केट मतलब क्या है, जहां पे मेजर ट्रांजैक्शन होते हैं। तो अभी नहीं है ऐसा कोई, सब जगह होते हैं, कुछ होते हैं कुछ इधर होते हैं, तो कोई फिक्स मार्केट नहीं। जैसे हम प्रॉपर्टी लेने गए तो उसका कोई फिक्स मार्केट नहीं है, जो भाव मिल जाए वही चल रहा है। तो ऐसे केस में आपको दोनों मार्केट को यूज करना पड़ेगा। वो दोनों मार्केट को यूज करके क्या करेंगे, what we calculate, we first calculate the net amount received. net amount कितना मिलता है। so net amount 26 में से हमको ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी माइनस कर देना है और
ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी माइनस कर देना, यानी कि 26 में से अगर 5 चला गया तो 21 बचा। इस केस में 25 में से 1 and 2 ए चला गया तो 22 बचा। सो नेट अमाउंट जहां ज्यादा है दैट विल बी द कंसीडर फॉर फेयर वैल्यू मेजरमेंट। तो अभी आपको 22 रुपीज की वैल्यू ऐड करनी है। अब 22 की वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए कि मार्केट कौन सिलेक्ट करेगी, कोई प्रिंसिपल मार्केट है नहीं ना, तो अब जहां ज्यादा वैल्यू मिलेगी, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फेयर वैल्यू मेजरमेंट का, कि वैल्यू मैक्सिमाइज करना है। इसका पर्पज जो है वो क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू। तो मैक्सिमाइजेशन करना है तो नेट अमाउंट तो यहां ज्यादा है, तो इसका मतलब इसके बेस पर फेयर वैल्यू निकाली जाएगी। तो मार्केट बी को हम बेस बनाएंगे, लेकिन फेयर वैल्यू निकालने में हम याद रखेंगे कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं करनी है, ओनली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करनी है। तो 25 में से ओनली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस होगी, दैट इज 2। तो ऐसे केस में फेयर वैल्यू हमारा 23 होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। इसके बेस पर 5 मार्क्स के फ्रेंड 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन है, दैट यू कैन डू। नाउ फ्रेंड्स डिफरेंट तरीके से आते हैं, जैसे कि फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपको वो बोलेगा कि यू कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सम मार्केट बेस, अर्निंग बेस, ऐसा सब बोलेगा। लेकिन वो मार्केट बेस, अर्निंग बेस के लिए आपको कैलकुलेशन डायरेक्ट देगा, अलग से नहीं करवाएगा। तो उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन फ्रेंड दिसंबर 21 में आया हुआ है, जो कि हमारी बुक से आया हुआ है। ये हमारी बुक मतलब आईसीआई का मटेरियल है फ्रेंड्स। मैंने उसके जैसे स्क्रीनशॉट लेके आपके सामने बुक बना के प्रेजेंट की है, क्योंकि मैं आईसीआई के मटेरियल से बाहर क्वेश्चन नहीं करवाता हूँ, और उसमें से सारे एग्जाम के क्वेश्चन आते हैं, राइट। सो उस केस में क्या करना है, तो अगर वो वैल्यू बताएगा कि मार्केट वैल्यू बेस करो या फिर अर्निंग बेस यूज करो, जो हम वैल्यूएशन में पहले करते थे, पुराने ओल्ड कोर्स में हुआ करता था, तो उस केस में हमको क्या करना है, जो अर्निंग बेस बोलेगा वो हमको वैल्यू भी दे देगा, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन है ही नहीं। सो उसकी वैल्यू जब दे देगा तो उसको यूज करके जैसे अपन वैल्यू पर शेयर निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। आर यू अंडरस्टूड? पहला केस हमने क्या किया, जहां पर टेक्निकल वर्ड में प्रिंसिपल मार्केट और नॉन प्रिंसिपल मार्केट के बेस पर हमने वैल्यू, फेयर वैल्यू निकाला। अब हम क्या कर रहे हैं, वो डिफरेंट अप्रोच बताएगा कि आप मार्केट वैल्यू अप्रोच अर्निंग करके फेयर वैल्यू निकालो, अर्निंग बेस अप्रोच करके फेयर वैल्यू निकालो। मार्केट वैल्यू मतलब हमारा क्या कैपिटलाइजेशन वैल्यू चल रहा है, अर्निंग वैल्यू मतलब हम कितना कमा रहे हैं, उसके हिसाब से हमारी वैल्यू निकाली जाए, क्योंकि दोनों में फर्क होता है। जैसे भी प्रेजेंट में अदानी का जो शेयर है आप देखोगे तो उनका मार्केट अप्रोच चल रहा है, अर्निंग अप्रोच नहीं चल रहा है। अर्निंग आप देखोगे तो जितना उनका नेटवर्थ है उससे 10% नेटवर्थ पे भी लोग उससे ज्यादा कमा रहे हैं, तो अर्निंग अप्रोच नहीं है, उनका मार्केट वैल्यू अप्रोच चल रहा है। जो भी प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, सो दिस इज समथिंग लाइक अ वैल्यूएशन बेस हो सकता है। तो वो अपन कैसे क्वेश्चन भी दे सकता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन 5 एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी हो जाएगा तो आपका इंडिया 100% परफेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू हो जाएगा, एग्जाम के क्वेश्चन आप हैंडल कर पाओगे, राइट। यू आर अ सीनियर कंसल्टेंट ऑफ योर फर्म एंड आर इन अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ केके लिमिटेड। यू हैव डिटरमाइंड द वैल्यू ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ कंपनी बाय 2 अप्रोच, दैट इज मार्केट अप्रोच एंड इनकम अप्रोच। देखो दोनों को अंडरलाइन कर रखा है मैंने, राइट। एंड सेलेक्ट द हाईएस्ट एज द फाइनल वैल्यू। ओके, तो आपको हाईएस्ट फाइनल वैल्यू यूज करने का बोला है उसने। ओके, हाउएवर बेस्ड अपॉन द डिस्कशन विथ योर पार्टनर यू हैव बीन रिक्वेस्टेड टू असाइन इक्वल वेट टू बोथ द अप्रोच। ओहो, वो चाहता है हायर अप्रोच यूज करो, लेकिन बाद में बोला कि नहीं साहब, ये अदानी के अपन देख चुके हैं कितना ऊपर फ्लक्चुएशन हो रहा है शेयर, इसलिए दोनों को अप्रोच को यूज करो, इक्वल वेट देके, इक्वल वेट देके, देखो इक्वल वेट देके अप्रोच करो, ठीक है, ऐसा कर ले। एंड डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ केके लिमिटेड। डिटेल ऑफ केके लिमिटेड एज गिवन बिलो। अब डिटेल देख लेते हैं, क्या डिटेल दिया, ये डिटेल आ जाती है। तो उसने ये डिसीजन लिया कि हमको दोनों को अप्रोच को यूज करके करना है, ठीक है। नाउ पर्टिकुलर वैल्यूएशन एज पर मार्केट अप्रोच, ये अमाउंट दिया हुआ है, रुपीज इन करोड़ में है। वैल्यूएशन एज पर इनकम अप्रोच, तो भी मार्केट अप्रोच, इनकम अप्रोच को खुद ने वैल्यू दे दिया है, क्योंकि हम वैल्यूएशन करवा ही नहीं सकता है, हमको वैल्यूएशन सिखाया ही नहीं उसने, हाँ उसने खुद ने वैल्यूएशन करके हमको दे दिया है। अब ये जो दोनों वैल्यूएशन है, इसको उसने 50-50% वेट का बोला है, 0.5 का वेट का बोला है, ठीक है। आगे डेप्ट ऑब्लिगेशन एज ऑन मेजरमेंट डेट, ओके, ये हमारा डेप्ट पड़ा हुआ अलग से। सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कैश पड़ा हुआ है। फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो एडिशनल देन दिस वैल्यू है वो हमको दे दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर दे दिए हैं केके लिमिटेड के। डिटरमाइन द इक्विटी वैल्यू ऑफ केके लिमिटेड ऑन द मेजरमेंट डेट एंड द बेसिस ऑफ अबव डिटेल। वेरी गुड। तो हमको उसने क्या बोला, मार्केट अप्रोच भी फॉलो करो, अर्निंग अप्रोच भी फॉलो करो वैल्यूएशन के लिए। तो पहले तुमको वेट दे दिया अपने, तो इक्वल इक्वल वेट कर देंगे। इक्वल इक्वल वेट करने के बाद में ये एसेट्स लायबिलिटीज और दिया हुआ है, जो कि
अलग से दिए हैं, मतलब इनको भी ऐड लेस करना है। जैसे ये लायबिलिटीज है डेब्ट, तो ये लेस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये सरप्लस कैश अवेलेबल है ऐड हो जाएगा, और फेयर वैल्यू अवेलेबल है ये ऐड हो जाएगा। सो पहले उनका एवरेज लिया अपन ने, दोनों को टोटल लगाओ, डिवाइड बाय 2 करो, फिर उसमें ऐड करो, ये लेस और ये ऐड, राइट, देन यू गेट नेट एसेट्स, या आप बोल सकते हो फेयर वैल्यू ऑफ द एंटायर बिजनेस, बट दे वांट पर शेयर वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं, देखो 8,52,84,223, उनका आप डिवाइड दे दीजिए, क्योंकि ये रुपीज इन करोड़ में है, आ गया वैल्यू पर शेयर। ओके, सो ऐसे भी वैल्यूएशन निकाला जा सकता है, लेकिन वो वैल्यूएशन बेस क्वेश्चन के अंदर ही हमको मिल जाएगा। ओके, वेरी गुड। ये सम के साथ में हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि ये सम करने से हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि एग्जाम में भी हम हैंडल कर पाएंगे। ऐसी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है, ये एग्जाम का नहीं है लेकिन आने के चांसेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट 1 इज कंट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव 800 इन 1 ईयर, मतलब 800 हमको 1 साल बाद मिलेंगे, ठीक है। देयर एन ऑब्लिगेशन टू मार्केट comparable assets and information about those assets include price information is available of those comparative assets, ठीक है। Investment 2 is the contractual right to receive 1200 in 1 year and has market price 1083। ये मार्केट प्राइस कब की है? ये मार्केट प्राइस टुडे की है, लेकिन 1 साल बाद मिलना कितने का है? 1200 का मिलना है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट 3 is a contractual right to receive 700 2 year बाद, market price of today is 566, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। All 3 assets are comparable with respect of risk, okay, that is dispersion of possible payoff and credit, ठीक है। You are required to measure the fair value of assets 1 based on the above information। अब देखिए उसने एसेट्स 1 की यानी कि इन्वेस्टमेंट 1 की खाली वैल्यू दी है 1 साल बाद कितना मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट 2 और 3 की उसने फेयर वैल्यू भी दी है। फेयर वैल्यू मतलब टुडे वैल्यू, एक्सपेक्टेड है 1200 1 साल बाद मिलेगा, लेकिन आज का वैल्यू 1083 का है। तो अब वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट 1 की वैल्यू आज की कितनी होगी वो बता दीजिए। तो फ्रेंड सिंपल है, आपको क्या सोचना है कि ये वैल्यू जो आ रही है वो आ कैसे रही आखिर। तो या तो आप क्या करो, 1200 की वैल्यू आज 1083 है, तो 800 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि हमको 1 साल बाद का चाहिए, तो 1 साल बाद तो इन्वेस्टमेंट 2 में है, इन्वेस्टमेंट 1 में तो 3 साल बाद है, सॉरी 2 साल बाद है। तो इसका मतलब यहां पर फर्स्ट ईयर वाला कॉन्सेप्ट हमको यूज करना पड़ेगा। तो एक तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपको आंसर निकालना है। तो लेकिन एज पर प्रोफेशनल तरीके से निकालना है तो हम क्या देखेंगे, 1200 जो है आज की वैल्यू 1083 की है, इसका मतलब अगर हम डिस्काउंटेड फैक्टर लगा के देखें, जैसा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फैक्टर लगाते हैं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 1 प्लस आर इक्वल टू 1200 हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा ऐसा कैलकुलेट करके भी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आज हमारे पास प्रिंसिपल है प्लस 1 प्लस आर, इसका पावर n इक्वल टू 1 साल बाद वैल्यू हमारी 1200 होती है, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं। तो आज का प्रिंसिपल कितना अमाउंट है 1083 प्लस 1 प्लस आर का हमको पता नहीं है, इक्वल टू 1200 आना चाहिए। दैट मीन्स आर हम बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो वो डिस्काउंटेड फैक्टर मिल गया, उस डिस्काउंटेड फैक्टर को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आज का वैल्यू इन्वेस्टमेंट बनकर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से डिफरेंट तरीके से फेयर वैल्यू मेजरमेंट किया जा सकता है। ये सब फेयर वैल्यू मेजरमेंट आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए दिया हुआ है, जिसका पर्पज आप फेयर वैल्यू निकाल कैसे सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई सस्ते में फ्लैट खरीद लिया, कोई महंगे में फ्लैट खरीद, तो फेयर वैल्यू वो नहीं है। फेयर वैल्यू वो है जो एग्जिट प्राइस है, जहां पर सब लोग इक्वल हो। तो अगर कोई प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल है तो उसका फेयर वैल्यू हम मेज बना लेंगे, अगर प्रिंसिपल मार्केट अवेलेबल नहीं है तो जहां पे हायर मिल रहा है, क्योंकि फेयर वैल्यू का पर्पज मैक्सिमाइजेशन होता है, वो ले लेंगे। अदरवाइज हमारे जो अप्रोच बताए, इनकम अप्रोच, एसेट्स अप्रोच, वो सिस्टम फॉलो कर लेंगे, या फिर हमको बेसिक कैलकुलेशन बता दिया डिस्काउंटेड फैक्टर यूज करके निकालो, वो अप्रोच फॉलो कर लेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, बहुत आसान है इंड एस 113, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा है बट सारी चीज आपको मैंने करवा दी। ओके, स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन व्हाट्सएप मी और यू कैन मेंशन ऑन द कमेंट, विल सॉल्व। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय श्री राम, बाय बाय।